से लेके 48 तक का डिस्कशन किए थे शायद, है ना? 48 या 49 था शायद। 48 एक्चुअली पार्टनरशिप की जितनी थी और उसमें मैटर वो डिस्कस हुई थी। अभी हम लोग इसके आगे 49 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोगों का फिनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियोज, कैश फ्लो, डिबेंचर, शेयर्स, इन सब का क्वेश्चंस मिलेगा। समझ रहे हैं? फोन एक बार साइलेंट कर लीजिएगा, नहीं तो बीच में फोन वगैरह आ जाता है तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना? फोन साइलेंट कर लीजिएगा अपना। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है वो चैप्टर वाइज है। जैसे अभी फिनेंशियल स्टेटमेंट में आप देखोगे कि रेशियो का स्टार्ट होगा। जब रेशियो का स्टार्ट होगा तो रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। फिर जब दूसरा चैप्टर आएगा तो आप देखोगे उसका कंटिन्यू मिलेगा। अभी तक 1 से लेकर 48 तक जो हम लोग डिस्कस किए थे वो सिर्फ किससे रिलेटेड था? हम लोगों का पार्टनरशिप से रिलेटेड था। ठीक है। 49 नंबर में क्या पूछा है? बहुत सारा तो आप लोग चैप्टर्स पढ़े हो तो लाइन पढ़ के भी बता दोगे कि इसका ये मीनिंग होगा जनरली। अगर आपके अंदर में राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप सिर्फ क्वेश्चन को एक बार समझकर अपने लैंग्वेज में भी उसका आंसर दे सकते हो। एक एक दो लाइन का आंसर हमारा इसका जनरली होता है। पहला क्वेश्चन 49 में क्या पूछा है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, अगर समझने की बात बोले ना तो जब भी हम लोगों के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आप कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। आपने रेशियो एनालिसिस किया है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। आप में से कुछ लोग शायद बनाए हो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक हम लोग बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। वो जितनी भी एरिया है, या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, वो सारा एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही आ जाता है। समझ रहे हैं? तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड बोलता है तो हमारे सामने वो सारी चीजें आ जाती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड करके रखा गया है। यहाँ जो है एक लाइन में क्या आंसर बताया है इसका? A financial statement is an organized collection of data according to logical and consistent accounting procedure. अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करके, अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग जो भी रिकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, मेंशन कर रहा है स्टेट टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप किन टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी जो नाम हम बोले मीनिंग के अंदर में, वो सारा नाम आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। देखिए, स्टेट द टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आंसर में क्या लिखा है? टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर एज फॉलोज। पहला नाम क्या लिखा है? रेशियो एनालिसिस। देखा। दूसरा नाम क्या लिखा है? ट्रेंड एनालिसिस। ये ट्रेंड एनालिसिस उसी का पार्ट है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, उसी का पार्ट आता है ट्रेंड एनालिसिस। इसके बाद क्या लिखा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद क्या लिखा है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। समझ रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीयर भी अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें तो स्टेटमेंट ऑफ पीयर लिखने पर भी वो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट, वो भी हमारा किसके अंदर आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज रेशियो। रेशियो का मतलब आप क्या समझते हो? दो फिगर को लेकर हम लोग दोनों का एनालिसिस करके एक तीसरा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं रेशियो। बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका 800 का एग्जाम हुआ, उसमें आपका 480 आया, तो जब आपसे पूछा जाता है कि आपका कितना परसेंटेज आया, तो आप कैसे निकालते हो? 480 जितना पाए थे डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100। जब आप ये कैलकुलेट करते हो तो आपको फिगर क्या मिलता है? 60। तो हम लोग बोलते हैं कि 60% हमको मार्क्स मिला है। 480 और 800 ये दो फिगर का एनालाइज करके ही तो आपको मिला क्या? 60। समझ रहे हैं? तो दो फिगर का एनालाइज करके जो थर्ड फिगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसको जनरली हम लोग नाम देते हैं रेशियो। ठीक है। अब देखो इसमें मीनिंग में क्या लिखा है? A ratio is a statistical yardstick which used to measure the mathematical relation between two interrelated figures. ठीक है। दो इंटररिलेटेड फिगर, जैसे 800 का आपका एग्जाम हुआ, 480 आपने पाया, वो दोनों फिगर एक दूसरे से क्या है?
रिलेटेड है, उन दोनों फिगर के बीच का रिलेशन जो हम लोग निकालते हैं वही हमारा होता है क्या, रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। आप जब रेशियो वाला चैप्टर कर रहे थे तो शायद आप लोगों में से किसी को याद होगा, मैंने कहा था कि रेशियो का आंसर हम लोग जो है ना वो 4 तरीके से दिखा सकते हैं। शायद किसी को याद हो, रेशियो का आंसर जो हम लोगों का निकलता था वो हमने क्या कहा था, 4 तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। पहला मैंने कहा था इस 2 में दिखा सकते हो, दूसरा मैंने कहा था आप डिवाइड करके भी दिखा सकते हो, जैसे 2/3, 1/5, समझ रहे हो। तीसरा हमने कहा था परसेंटेज में दिखा सकते हो, जैसे 20%, 24%, 25%, और चौथा मैंने कहा था टाइम्स में दिखा सकते हो। समझ रहे मेरी बात। तो जो चीज आप सम्स करते समय सीखे हो वही आपसे थ्योरेटिकल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाकर पूछा जा रहा है। 4 तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे थे अपना आंसर, यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ दिया है, स्टेट द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। अब उस चारों मेथड का नाम आपको क्या करना है, इसमें लिख देना है, ठीक है। क्या क्या लिखा है, पहला लिखा है डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो आर एज फॉलोज। पहला लिखा है डिवीजन मेथड, दूसरा लिखा है कंप्रेशन मेथड, तीसरा लिखा है नंबर ऑफ टाइम्स मेथड, और चौथा लिखा है परसेंटेज मेथड। देखा, जो लोग अच्छा से प्रैक्टिस किए हैं सब, उनको थ्योरी भी लगेगा कि यहाँ जाना पहचाना है, लेकिन एक बार ओवरथ्रू होना चाहिए कि किस हिसाब से वो क्वेश्चन दे सकता है और मेरे को किस हिसाब से वो आंसर बनाकर लिखना है। क्लियर है। अगला लिखा है स्टेट एनी 2 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो 2 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का नाम लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। तीसरा लिखा है स्टेट एनी 2 लिक्विडिटी रेशियो एंड बैलेंस शीट रेशियो। तो मेंशन कर दिया है लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और क्विक रेशियो। इसके बाद है स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो कोई भी एक मीनिंग जो आपको याद हो आप लिख सकते हो। टू इन्वेस्टिगेट द रीजन ऑफ चेंजेस, मतलब क्यों हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस में हर साल चेंजेस आ रहा है, उसके रीजन क्या है, वो फाइंड आउट करने में रेशियो एनालिसिस काफी हेल्प करता है। स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस, इट प्रोवाइड डेटा फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन इन रिगार्ड्स टू ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है, डेटा मिलता है जिससे हम लोग फर्म के परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर पाते हैं रेशियो के थ्रू। फिर लिखा है स्टेट 1 लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, बाय यूजिंग रेशियो फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ ए बिजनेस में नॉट बी प्रूफ करेंट। जैसे आप रेशियो से फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। आज अगर आप किसी बिजनेस के डेटा को लेकर कुछ रेशियो निकाल भी लेते हो तो इस रेशियो से आप फ्यूचर का फोरकास्टिंग कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा ऐसा नहीं कर सकते। यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज बोलिए या लिमिटेशन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, स्टेट 2 ग्रुप ऑफ यूजर ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो अकाउंटिंग रेशियो को यूज करते हैं। तो सिंपली आप लिख सकते हो कुछ इंटरनल यूजर होते हैं और कुछ एक्सटर्नल यूजर होते हैं। बिजनेस के अंदर के लोग भी रेशियो का कुछ हेल्प लेते हैं और बिजनेस के बाहर के लोग भी जब बिजनेस में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वो लोग उसके रेशियो को चेकआउट करते हैं। 2 ग्रुप ऑफ यूजर ऑफ अकाउंटिंग रेशियो आर एज फॉलोज। पहला लिखा है इंटरनल यूजर और दूसरा लिखा है आपका एक्सटर्नल यूजर। दिखा, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनल यूजर कौन कौन है, बिजनेस के अंदर के लोग, और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है, बिजनेस के बाहर के लोग। तो लिखा है हु आर द इंटरनल यूजर ऑफ रेशियो एनालिसिस। 59 नंबर क्वेश्चन मिल रहा है ना, ऑर्डर वाइज चल रहे हो। तो इंटरनल यूजर के अंदर कौन कौन है, डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, मैनेजर है, पार्टनर्स है, आर द इंटरनल यूजर ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये सब बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं। और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है, जो रेशियो एनालिसिस से कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो उसमें एक्सटर्नल यूजर्स में लिखा है इन्वेस्टर है, जो किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो लगाने से पहले वो उस कंपनी का रेशियोस चेक करता है। दूसरा लिखा है लेंडर्स। लेंडर्स मतलब कौन, जो कंपनी को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो लोन वगैरह देने से पहले वो आपका रेशियोस चेक करेंगे, क्योंकि रेशियो के हेल्प से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके कंपनी के बारे में उनको पता चलता है। तो इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉइज, यूनियन, सप्लायर, कंज्यूमर, ये सब कौन है, एक्सटर्नल यूजर ऑफ रेशियो एनालिसिस।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 तक किए हैं अभी। रेशियो वाला एरिया बहुत बड़ा है और इसमें तो हर रेशियो के ऊपर, जैसे मान लीजिए आप 20 रेशियो पढ़े हो ना, और 20 रेशियो का फॉर्मूलाज पढ़े हो, उसके ऊपर सम्स बनाए हो, तो उस 20 के ऊपर एक एक लाइन का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज करंट रेशियो, व्हाट इज लिक्विड रेशियो, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, सभी रेशियो के ऊपर एक एक लाइन का क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हो? लाइन से उसी की मीनिंग क्या है पूरी दी हुई है। अगर आपका मीनिंग समझा हुआ है, रेशियो का फॉर्मूला याद है, तो आपके मन में जो चीजें याद है उसको आप उसी वे में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म चीजों का एनालिसिस करने के लिए हम लोग किसी कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला में भी तो यही था, करंट रेशियो इक्वल्स टू, हम लोग लिखते थे करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। आप ये वाला लाइन लिखने के बाद फॉर्मूला भी अगर लिख दोगे तो आपका आंसर और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैंडर्ड करंट रेशियो। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है, तो मेंशन किया था स्टैंडर्ड करंट रेशियो इज 2:1। व्हाट इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स क्या होता है वो भी मेंशन किया है, व्हाट इज क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक के जगह हम लोग अभी क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्वेंटरीज। तो अगर आपको इन्वेंटरीज मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, और एग्जाम में आपको लिखना है क्विक एसेट्स का अगर मीनिंग पूछा तो इक्वल्स टू होता है हमारा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट इज क्विक लायबिलिटीज। तो क्विक लायबिलिटीज इक्वल्स टू हमारा आता है, क्विक लायबिलिटीज में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो। तो स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो हमारा होता है 1:1। ये सब शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है, कभी कभी वो एमसीक्यूज होते हैं ना, उसमें भी आप देखोगे यही सब क्वेश्चंस एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो मेजर्स द एक्सटेंट टू विच द फर्म हैज बीन फाइनेंस डेब्ट। मतलब सॉल्वेंसी पोजीशन से हम लोग ये निकालते हैं कि कंपनी का डेब्ट वाला पोजीशन, डेब्ट का मतलब होता है लोन, लोन वाला पोजीशन कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है और कंपनी चुकाने के लिए एबल नहीं है। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेब्ट या लोन आ जाएगा और कंपनी उसको चुकाने के पोजीशन में नहीं होगी तो कंपनी के डूबने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। इसलिए हम लोग उसको चेक करते हैं क्या निकालकर, सॉल्वेंसी रेशियो। समझ रहे हैं? नेक्स्ट लिखा, व्हाट डू यू मीन बाय डेब्ट लिक्विडिटी रेशियो। डेब्ट लिक्विडिटी रेशियो इज द रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर्स फंड। व्हाट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर का मतलब आप जानते हो, प्रोप्राइटर का सिंपल मीनिंग तो ओनर होता है, लेकिन कंपनी के केस में कंपनी के ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो उसके बारे में लिखा है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज द रेशियो बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। Interest coverage ratio is the relationship between acquiring before interest and tax and interest payable। वो accruing के जगह ना तुम लोग प्रॉफिट वर्ड लिख लेना काट के, समझे, तुम्हारे लिए इजी रहेगा और इजी याद भी हो जाएगा। The interest coverage ratio is the relationship between profit before interest and tax and interest payable। Next, what is activity ratio। तो इसमें मेंशन किया एक्टिविटी रेशियो आर द रेशियो ऑफ कैश इलास्टिसिटी ऑफ करंट एसेट्स, दैट इज हाउ क्विकली वेरियस करंट एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स एंड कैश। इसका मतलब क्या हुआ एक्टिविटी रेशियो का। जैसे कोई भी कंपनी एक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट करके उससे क्या पता करती है, कंपनी एक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट करके उससे पता करती है कि उसके पास कितने ऐसे एसेट्स हैं जिसको वो बेचकर तुरंत कैश कलेक्ट कर सकती है। समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे एसेट होते हैं जो अगर एक बार आपके पास बन गया तो आप उससे तुरंत कैश नहीं जनरेट कर सकते हो, लेकिन कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं कि वो आपके एसेट के रूप में पड़े हैं, लेकिन जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगा आप उसको तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो किसमें,
कैश में, ठीक है, उससे तुरंत कैश आपके पास आ सकता है। इसके बाद देखिएगा रेशियो वाला एरिया बहुत बड़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर पॉइंट के ऊपर रेशियो बन सकता है। कुछ तो इसमें बहुत ज्यादा बनाकर दिया हुआ भी है। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यह भी हम लोग फॉर्मूला में फाइंड आउट करते थे। फॉर्मूलाज हम लोग लेते थे इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब लिखते नहीं है, उसके जगह हम लोग लेते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, लेते हैं ना। तो आपको फॉर्मूलाज भी इस लाइन के बाद, आंसर के बाद नीचे मेंशन कर दोगे, समझ रहे हैं। इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, अट्रैक्टिव हो जाएगा। लाइन वगैरह थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मूलाज आपने सटीक लिख दिया तो हो सकता है टीचर के मन में आए कि नहीं इसकी लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, लेकिन ये मीनिंग क्लियरली समझ रहा है, तो हो सकता है वो आपको वहां पर मार्क्स दे दे, समझ रहे हैं। ये थ्योरीज की डिस्कशन का जो नोट्स है ना, इसलिए मैं क्लास बुलाया था कि जैसे कुछ चीजें आपको एग्जैक्टली याद नहीं है इसकी नोट्स की, लेकिन आपने उसको पढ़ा है, सम्स बनाया है, फॉर्मूला आपके दिमाग में है, तो आप उन चीजों को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्या बता रहा है, द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड द स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, हम लोग अब जो है डेटर्स के फॉर्मूला में क्या लेते हैं, एवरेज रिसीवेबल, और रिसीवेबल में दोनों चीज आता है, डेटर भी आता है और आपका बिल्स रिसीवेबल भी आता है। जब हम लोग एवरेज पेबल लेते हैं तो पेबल में भी दोनों चीज आता है, क्रेडिटर्स भी आता है और बिल्स पेबल भी आता है, ठीक है, मिलेगा आपके आगे आपको। व्हाट इज डेटर्स कलेक्शन पीरियड, इट प्रोवाइड्स ए रफ approximation of the average time that it take to collect from debtors। डेटर्स कलेक्शन पीरियड क्या बताता है, सिंपली डेटर्स कलेक्शन पीरियड हम लोगों को बताता है कि हम अपने डेटर से कितने दिनों के बाद पैसा रिसीव कर पाते हैं, समझ रहे हैं। किसी कंपनी का अगर डेटर कलेक्शन पीरियड बहुत हाई है तो हमारे मन में आएगा कि कंपनी बहुत रिस्की है, ये अपना पैसा डेटर से जल्दी कलेक्ट कर पाता नहीं है, इस केस में पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझ रहे हैं। जितना कम डेटर कलेक्शन पीरियड होगा उतना बेटर है, मतलब माल बेचे पार्टी से हम लोग बहुत जल्दी अपना पैसा रिकवर कर ले रहे हैं, तो ये तो हमारी कंपनी के लिए क्या है, अच्छी बात है। तो जितना कम रहेगा कलेक्शन पीरियड वो अच्छी बात है, जितना ज्यादा रहेगा डेटर कलेक्शन पीरियड वो कंपनी के लिए नेगेटिव साइन होता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल। मिल गया आपको जो मैं बोल रहा था अभी कि हम लोग एवरेज पेबल में दोनों चीज लेते हैं, क्रेडिटर्स भी लेते हैं और बिल्स पेबल भी लेते हैं। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन टर्नओवर, टर्नओवर का देखिए ब्रैकेट में मीनिंग क्या बताया है, सेल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है आपका, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। What is profitability ratio? Profitability ratio measures management offer or efficiency shown by the return generated on sales and investment। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न हुआ ये हम लोग निकालते हैं किसमें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के बीच का जो रिलेशन है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट और सेल्स के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग निकालते हैं किसमें, नेट प्रॉफिट रेशियो में, समझ रहे हैं। हर रेशियो के ऊपर आपका एक लाइन का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, जो आपने मीनिंग पढ़ा है, जो आपने फॉर्मूलाज लेकर सम्स बनाया है, आप उसके हिसाब से भी उसका आंसर निकाल कर लिख सकते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। What do you mean by net profit ratio? Net profit ratio is the ratio between net profit and sales. What do you mean by operating ratio?
Operating ratio is the ratio between cost of goods sold plus operating expenses and net sales. What do you mean by operating profit ratio? Operating profit ratio is the relationship between operating profit and net sales. आप नेट सेल्स की जगह भी टर्नओवर वर्ड लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, समझ रहे हैं? What do you mean by operating expense ratio? Operating expense ratio is the relationship between operating expenses and net sales. अगर आप एक फ्लो पकड़ोगे ना, आप देखोगे सारी चीजें एक ही फ्लो में लिखी हुई है, जिसका रिलेशन हो उन दोनों को लेकर आपको वो स्टेटमेंट बनाकर आंसर दे देना है। यहां तक का पार्ट हमारा है किससे रिलेटेड? रेशियो से रिलेटेड। और क्वेश्चन नंबर 84 से फिर अभी आपका स्टार्ट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन, और 84 से आगे कंटिन्यू आपको कुछ मिलेगा कैश फ्लो का, फिर डिवेंचर का, फिर कंपनीज का। ठीक है, आप लोग एक बार इसको मेमोराइज कर लो 5 मिनट, जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं। किसी क्वेश्चन में अगर फिर डाउट आ जाए कि ये मीनिंग मेरा क्लियर नहीं हुआ, आप फिर से बता दीजिए, तो फिर से रिपीट कर देंगे, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, देख लो 5 मिनट।